मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए लास्ट हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 33 तक सॉल्व किए थे। अब उसके बाद इलस्ट्रेशन 34 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 34 में ये कह रहा है कि वी फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द 2 इयर्स प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हमें सबसे पहले ये देखना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने सबसे पहले आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट cash flow statement for the year ending for the year ending 31st of March 2018 31st of March 2018 एंडिंग ईयर के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अब देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में पहले आपको फॉर्मेट बनाने हैं। यहाँ पे ये लिखेंगे पर्टिकुलर डिटेल्स एंड टोटल। पर्टिकुलर्स क्वेश्चन नंबर है पर्टिकुलर्स डिटेल्स एंड टोटल। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 अलग-अलग एक्टिविटी से होने वाले कैश के फ्लो को दिखाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो इसमें हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने कल भी आपको समझाया था कि देखो सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा सबसे पहला काम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को फाइंड आउट करना। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है। और मैंने बताया था कि प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है रिजर्व एंड सरप्लस से। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस का आपके पास बैलेंस दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास था 30,000, ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है 80,000। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का प्रॉफिट अर्न किया है 50,000। इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि रिजर्व एंड सरप्लस में इतने का जनरल रिजर्व है, इतने का पीएनएल है, इतने का कोई और रिजर्व है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है 30,000 से 80,000 इसी को करंट ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें 3-4 आइटम को देखा जाता है कि अगर वो आइटम है तो उनको भी रीएडजस्ट करो। कौन कौन से? परपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड। तो आप ये देखो कि इनमें से कोई आइटम है या नहीं है। तो आप ये देखोगे कि जैसे क्वेश्चन में आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, एक तो उसको चेक करो, कई बार उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कंटीजेंट लायबिलिटी में परपोज डिविडेंड दिया गया है और परपोज डिविडेंड का जो प्रीवियस ईयर बैलेंस है वो तो था 20,000 का। करंट ईयर का जो बैलेंस है वो कितने का दिया हुआ है 30,000 का। प्रीवियस ईयर बैलेंस है 20,000, करंट ईयर बैलेंस है 30,000। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि परपोज डिविडेंड का जो प्रीवियस ईयर बैलेंस होता है, प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होता है उसी डिविडेंड को करंट ईयर का परपोज मानते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करोगे और उसी को डिविडेंड पेड मानते हुए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले करंट ईयर का प्रॉफिट कितने का है आपके पास 50,000। इसमें एक तो ये परपोज डिविडेंड ऐड करोगे, दूसरा टैक्स प्रोविजन कोई हो तो टैक्स प्रोविजन मिलेगा करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से। तो आप ये देखोगे कि करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर 2 इयर्स का बैलेंस दे रखा है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो तो जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस है उसे तो माना जाएगा टैक्स पेड और उस टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लेस करेंगे। करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस है वो करंट ईयर प्रोविजन माना जाएगा, ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे।
तो एक ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का, ये भी ऐड हो जाएगा। परपोर्ट डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं, क्योंकि इसमें रिजर्व एंड सरप्लस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो यहां पे वर्किंग नोट में बेटा, वर्किंग नोट में आप लोग पहला वर्किंग नोट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसमें लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ब्रैकेट में शो करो बेटा, करंट ईयर का जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000, प्रीवियस ईयर बैलेंस है 30,000, 80 माइनस 30, तो आपका जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है वो 50,000 रुपीस का है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितने का है? 50,000। अब इस प्रॉफिट में हम लोग कुछ आइटम को रीएडजस्ट कर रहे हैं। एक तो मैंने बताया टैक्स प्रोविजन एंड टैक्स प्रोविजन, और कौन से ईयर का? करंट ईयर का। तो बेटा टैक्स प्रोविजन का करंट ईयर बैलेंस कितने का है? 50,000। एक चेक कर लेना, इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? फिलहाल कुछ नहीं है, टैक्स प्रोविजन को ऐड करते हैं। इसी के साथ आप वापस ऐड करो किस चीज को? टैक्स प्रोविजन आपने ऐड कर दिया। दूसरा आइटम परपोल डिविडेंड, केवल प्रीवियस ईयर का, यहां पे करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन, परपोल डिविडेंड का प्रीवियस ईयर बैलेंस। परपोल डिविडेंड प्रीवियस ईयर बैलेंस कितना था बेटा? 20,000, उसको ऐड कर दो, ठीक है? और कोई ट्रांसफर टू रिजर्व या रिफंड ऑफ टैक्स क्वेश्चन में है, इन दोनों आइटम को एडजस्ट करेंगे, कितने का प्रॉफिट आ गया? 85,000 रुपीस का प्रॉफिट आ गया। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 85,000। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहां पे लिखा जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से। बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास कितने का हो गया? 85,000, और इसको लिखने के बाद यहां पे लिख लिया जाएगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऐसे आइटम्स की एडजस्टमेंट जो कि या तो नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग, उनकी एडजस्टमेंट करें। तो देखो बेटा, अब इसके बाद इतना काम होने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक कर लिया करो कि उसके अकॉर्डिंग किसी अकाउंट को बनाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक तो इसने कंटीजेंट लायबिलिटी में परपोज डिविडेंड दिया गया, जिसका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, केवल प्रीवियस ईयर के परपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है? दूसरा इसने कहा था कि भाई जो लोन वाज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2017, हमने अपने बिजनेस में लोन की रीपेमेंट की है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में कोई लोन का अमाउंट दे रखा होगा जिसकी पेमेंट 1 अप्रैल 2017 को यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर की गई है। दिस इज एन इंफॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग कोई अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है? अब आप एडजस्टमेंट फॉर में बैलेंस शीट के एक एक आइटम को चेक करते जाओ कि क्या वो एडजस्टमेंट फॉर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा या कहीं और आएगा। जैसे सबसे पहले शेयर कैपिटल लास्ट में बोला, करंट ईयर में दिखेगा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंस। छोड़ो, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 15% लोन है जिसका प्रीवियस ईयर बैलेंस था 75, करंट ईयर बैलेंस रह गया निल। तो इसका मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर लोन की रीपेमेंट कर दी, ठीक है? वो तो जाएगा फाइनेंसिंग में। अब बात आता है उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 15%। क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या आपने इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर? तो देखो ऐसे केस में, खैर इस क्वेश्चन में तो इसने बता दिया था कि भाई लोन वाज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर ही पे कर दिया।
साल के स्टार्टिंग में जब आपने लोन की रीपेमेंट कर दी तो आपका लोन का कोई बैलेंस नहीं बचा थ्रू आउट द ईयर, जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देता तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता, आप ये भी मान सकते थे कि लोन वाज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर और कोई इंटरेस्ट ना नहीं देते, और ये भी मान सकते थे कि लोन वाज पेड एट द एंड ऑफ ईयर और उस पे आपने इंटरेस्ट पे किया होगा और उस इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस करते। ठीक है, फिलहाल ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसमें तो क्लियर कह दिया था कि लोन की पेमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर हो गई, इसका मतलब इंटरेस्ट का कोई मैटर क्रिएट नहीं होगा। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो मैंने बताया था कौन सी एक्टिविटी में जाता है, फाइनेंसिंग में, छोड़ दो। ट्रेड पेबल बाद में देखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में प्रोविजन फॉर टैक्स है, एक बार तो एडजस्ट कर लिया और टैक्स पेड को बाद में एडजस्ट करेंगे, छोड़ दो। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स है, जिसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बेटा फिक्स एसेट्स के रूप में आपके पास एक तो प्लांट एंड मशीन का बैलेंस है और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि इस क्वेश्चन में कोई प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। फिर तो उस केस में प्लांट एंड मशीन के बैलेंस में जो चेंज आ रहा है उसको तो परचेज या सेल मानो। जैसे इस केस में प्लांट एंड मशीन का बैलेंस 350 से 4 लाख हो गया तो उसको क्या मान लिया जाएगा, परचेज। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 से 60 हो गया, इसका मतलब करंट ईयर में आपने 10,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन लगाया। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधा सीधा नहीं तो अकाउंट बना लेना। फिलहाल हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 10,000 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसे करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माना जाएगा और नॉन कैश आइटम होने की वजह से वापस ऐड करोगे डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, 10,000। ठीक, नॉन करंट एसेट्स के आइटम हो गए। उसके बाद करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट को लेते नहीं है क्योंकि कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल को बाद में एडजस्टमेंट फॉर के बाद जब आप लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल उसमें दिखाएंगे ट्रेड रिसीवेबल भी उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेना चाहिए, लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है बेटा, और कोई करंट एसेट में आइटम है, बैलेंस शीट के सारे आइटम होंगे, नोट्स टू अकाउंट के सारे आइटम आपने चेक कर लिए। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन से कोई ऐसा अकाउंट था नहीं जिसको आप एडजस्टमेंट फॉर में दिखाए, तो एडजस्टमेंट फॉर में केवल एक ही आइटम आ रहा है डेप्रिसिएशन 10,000। इसको एडजस्ट किया, कितने का अमाउंट आ गया, 95। ये 95,000 आपके लिए क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 95,000 रुपीस का, 95,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आता है। ठीक है, अब आप बताइए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे, एक ऐड के लिए और दूसरा लेस से रिलेटेड। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को एडजस्ट कीजिए। तो देखो बेटा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रूप में सबसे पहले करंट लायबिलिटी में आइए। पहला आइटम है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स और उसका एक्सप्लेनेशन था कि भाई शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में आपके पास कौन सा आइटम है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बताया था मैंने कि बैंक ओवरड्राफ्ट को अब कौन सी एक्टिविटी में दिखाते हैं, फाइनेंसिंग। छोड़ो ट्रेड पेबल्स, लास्ट ईयर थे 96, करंट ईयर में हो गया 150। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड पेबल्स का बैलेंस 54,000 रुपीस इंक्रीज हो गया। ट्रेड पेबल एक करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, क्या करोगे, ऐड। इंक्रीजिंग ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का बैलेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, 54,000 इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद अगला आइटम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है, ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर दिया, क्लोजिंग को टैक्स पेड मानते हुए बाद में लेस करोगे, फिलहाल छोड़ो। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट लेना नहीं है क्योंकि मैंने बताया था करंट इन्वेस्टमेंट को क्या माना जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। छोड़ो। इन्वेंटरी 60 से 90, इन्वेंटरी करंट एसेट्स
जिसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, क्या करोगे? लेस इंक्रीज इन इन्वेंटरी। बेटा इन्वेंटरी कितनी इंक्रीज हो रही है? 30,000। जो लेस का आइटम उनको एक बार इनर कॉलम में दिखा के एक साथ बाहर दिखा दिया करें। इन्वेंटरी के बाद ट्रेड रिसीवेबल, वो भी आपके पास 65 से 97 हो रहा है, 32,000 वो भी इंक्रीज हो रहा है, लेस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीजिंग ट्रेड रिसीवेबल। बेटा ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो रहा है? 32,000। ठीक है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस को लेना नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कैश एंड बैंक बैलेंस किसके इक्विवेलेंट माना जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में दिखा है। ठीक है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रूप में केवल ये तीन आइटम थे, तीनों को एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करो, टोटल कितना आएगा? 1,49,000। इसमें से 62,000 रुपीस को माइनस करो, कितना बचा? 87,000। इस 87,000 को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज आफ्टर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, और उसमें से टैक्स पेड को माइनस ऑफ करना होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन। तो इसके सामने लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 87,000। इसमें से लास्ट में लेस किया जाएगा टैक्स पे। क्या लेस करोगे? टैक्स पे। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है उसको क्या माना जाएगा? टैक्स पेड, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं। तो यहाँ पे टैक्स पेड कितने का आ गया? 12,000, वो माइनस कर दो, कितना बच गया? 75,000 रुपीस बच गया। ये जो रिमेनिंग 75,000 है, इसे क्या कहा जाएगा? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा यहां पे लिख दिया जाएगा नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का नेट इनफ्लो क्या है? नेट इन। यहां पे हमारी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद सेकंड एक्टिविटी के ऊपर आते हैं। देखो सेकंड केस में बी पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, इसी के नीचे स्पेस नहीं है, इधर लिख कर रहा हूं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए ये मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग बताया था कि परचेज फिक्स एसेट्स को परचेज करना और सेल करने से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें गिने चुने 5 आइटम आते हैं। परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है। चेक करो कौन कौन सी फिक्स एसेट्स आपने परचेज या सेल किए। सीधा लायबिलिटी साइड का कोई आइटम देखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में सीधा नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स को चेक करो। तो देखो नॉन करंट एसेट्स का एक्सप्लेनेशन दे रखा था, जिसमें फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीन दिखा रखा है। अब मैंने बताया था अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तब तो आपको कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एसेट्स के बैलेंस में जो डिफरेंस है वो परचेज और सेल, और डेप्रिसिएशन के बैलेंस में जो डिफरेंस है उसे करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीन का लास्ट ईयर बैलेंस था 350, करंट ईयर बैलेंस हो गया 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीन हमारी 50,000 रुपीस इंक्रीज हो रही है, क्या मानोगे? परचेज। तो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। बेटा प्लांट एंड मशीनरी हमने कितने की परचेज की है? 50,000।
इतने की प्लांट मशीन को परचेज किया गया है 50,000। ठीक है बेटा, प्लांटर मशीन 50 की परचेज है, इसके अलावा और कोई फिक्स एसेट्स नहीं। अच्छा, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, ठीक है। और कोई फिक्स एसेट्स, क्वेश्चन में और कोई फिक्स एसेट्स नहीं। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव नहीं, डिविडेंड रिसीव नहीं, रेंट रिसीव नहीं, तीनों में से कुछ नहीं। इसका मतलब इस एक्टिविटी में और कुछ नहीं आ रहा, केवल और केवल 50,000 रुपीस का आउटफ्लो है। तो आप यहां पे लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो कितने का हो रहा है? 50,000 रुपीस आपके पास से जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होने वाले कैश के फ्लो को शो करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिगार्डिंग जो एक्टिविटी होती है उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से निकलते हैं, केवल एसेट साइड में कोई आइटम नहीं मिलेगा। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, लास्ट ईयर बैलेंस था 2 लाख का, करंट ईयर बैलेंस है 3 लाख, यानी कि 1 लाख के शेयर इंक्रीज हो रहे तो उसे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा। प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है। तो यहां पे 1 लाख की शेयर इश्यू की गई, तो यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने के शेयर्स इश्यू किए गए? 1 लाख। कैश इनफ्लो का पैसा है। रिजर्व एंड सरप्लस में P&L का बैलेंस था, वो तो हमने वहां दिखाया था, उसका कोई रोल नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन था 75,000, प्रीवियस ईयर में 75,000 था, करंट ईयर में नील रह गया, यानी कि आपने लोन की रीपेमेंट कर दी। तो यहां पे लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितने का बैंक लोन आपने रीपे किया है? 75,000। तो देखो बेटा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन हो गया 75। इसके बाद और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट था जिसका लास्ट ईयर बैलेंस था 37,000 का, करंट ईयर बैलेंस है 25,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 12,000 रुपीस के बैंक ओवरड्राफ्ट की रीपेमेंट कर दी। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट आपने कितने का रीपे किया है? 12,000, वो भी फाइनेंसिंग में जाएगा। इसके अलावा कोई कैश क्रेडिट है, ठीक है, सभी लायबिलिटी होगी, ये याद रखना। इसके अलावा ये चेक करो, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर है क्वेश्चन में? नहीं, इंटरेस्ट पेड क्वेश्चन में पूछ रही था क्योंकि लोन की पेमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर कर दी। कोई डिविडेंड पेड? हाँ बिल्कुल है, परपोज डिविडेंड। और मैंने बताया था केवल परपोज डिविडेंड के केस में प्रीवियस ईयर डिविडेंड को लेना है, प्रीवियस ईयर का ही डिविडेंड यहाँ पे ऐड होगा और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे। कितने का डिविडेंड पे किया गया था? 20,000। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं। अब इस एक्टिविटी का नेट रिजल्ट देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में 95 प्लस 12 1,07,000 और प्लस 7। तो अगर आप देखोगे कि इस एक्टिविटी के थ्रू आपके पास 7,000 रुपीस का क्या हो रहा है? आउटफ्लो। यहां पे लिखेंगे कैश आउटफ्लो from investing activity। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो कितने का हो रहा है? 7,000। ठीक है भाई, क्लियर? अब आप तीनों एक्टिविटी का टोटल रिजल्ट दिखाओ। भाई इस एक्टिविटी से 75,000 का इनफ्लो हुआ था, यहाँ पे इन दोनों एक्टिविटी में 50 प्लस 7 यानी कि 57 का आउटफ्लो है।
75 में से 57 गए, यानी कि कितना बच गया 18,000। आप ये कह सकते हो कि तीनों एक्टिविटी का टोटल कैश इनफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी से कैश इनफ्लो 18,000 रुपीज। कितना इनफ्लो है 18,000। अब इसके बाद लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। भाई स्टार्टिंग में आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का था, चेक करो भाई। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थे 20 के और कैश एंड बैंक बैलेंस था 5 का। ब्रैकेट में लिखा दो 20,000 प्लस में 5,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टार्टिंग में आपके पास 25,000 के थे। 18,000 रुपीस का ड्यूरिंग द ईयर कैश का इनफ्लो हुआ है। 18 प्लस में 25 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल कैश का बैलेंस कितना होना चाहिए 43। तो यहां पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड, यहां पे लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। एट एंड ऑफ ईयर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 43 होना चाहिए। और आप चेक भी कर सकते हो कि करंट इन्वेस्टमेंट थे 30,000 के और कैश एंड बैंक बैलेंस था 13,000 का। 30 प्लस में 13 टोटल कितना हो गया 43। क्लियर है भाई, ठीक है। इस तरीके से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसी का नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 35, जिसमें कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ DCX लिमिटेड एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन एट 31st March 2018 प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके सामने जो बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो देखो बेटा फॉर्मेट तो आपका सेम रहेगा इसी प्रकार से। particulars, details and amount। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, आपके पास क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कॉलम ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा पहले तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया करो, क्योंकि उन इंफॉर्मेशन में कुछ रोल होता है। एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन, उन एडिशनल इंफॉर्मेशन का कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सेकंड, उनसे भी ये पता चलेगा कि कौन से अकाउंट को बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹8 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 320 वाज सोल्ड फॉर ₹640। एक तो इसने कह दिया कि भाई ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रुपीस की मशीन जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 320 था, उसको हमने 640 में सेल आउट किया। तो एक तो क्लियर हो गया कि आपको मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है तो वो अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। चलो वो तो हम पर वर्किंग नोट पे बनाएंगे। सेकंड पॉइंट इसने कहा है कि भाई डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। हमने कोई एडिशनल डिबेंचर इशू किए होंगे और वो 1 अप्रैल 2017 इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर किए। तो ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपने डिबेंचर कब इशू किए, उसी के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो देखो बेटा इसका मतलब यहाँ से तो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। चलो वो तो जब पहले आप लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एडजस्टमेंट फॉर तक कर लो, उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से निकलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस में
स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का बैलेंस है। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का प्रीवियस ईयर बैलेंस था 5 लाख रुपीस का, करंट ईयर बैलेंस है 4 लाख रुपीस का। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को 1 लाख रुपीस का क्या हो रहा है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। अब आप देखो कि वो 2-3 आइटम है या नहीं है, परपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, और तीसरा आइटम मैंने क्या बताया था, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा। प्रोविजन फॉर टैक्स बिल्कुल क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। बैलेंस शीट के शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन है जिसके नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स में प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 56 जिसको टैक्स पेड मानेंगे, लास्ट में लेस करेंगे। करंट ईयर का बैलेंस है 76 जिसको करंट ईयर प्रोविजन मानते हुए ऊपर प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां पे लिखिए लॉस ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। बेटा इस साल का लॉस कितने का है, 4 लाख माइनस 5 लाख, तो 1 लाख रुपए का लॉस है। अच्छा, लॉस को आप ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ एक तो आप एडजस्टमेंट करेंगे, टैक्स प्रोविजन लिखेंगे यहां पे एड टैक्स प्रोविजन। करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो कितने का है, करंट ईयर का 76 जिसको ऐड करेंगे। कोई परपोज डिविडेंड नहीं गिवन, इसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन नहीं है, केवल एक ही आइटम एडजस्ट करना था, इसको एडजस्ट कर दिया। तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपके पास 24,000 का आ गया, इसको लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। भाई साल के दौरान हमारे पास 24,000 रुपीस का लॉस है। तो यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 24,000 बिफोर टैक्स, ठीक है। और एडजस्टमेंट फॉर, यहां पे लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, किसकी एडजस्टमेंट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐसे आइटम्स की एडजस्टमेंट करना जो या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग। तो देखो बेटा, अब इतना लिखने के बाद आपको अगर जो अकाउंट बनाने वो अकाउंट बना लो, क्योंकि अगर हम कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो उससे एसेट्स पे होने वाला प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन वगैरह का पता चलेगा, जिसको हाथों हाथ एडजस्टमेंट फॉर के साथ एडजस्ट कर सके। तो अब आप देखो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दे रखी है, टेंजिबल एसेट्स में आपके पास मशीन दे रखी है और मशीन के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में एक तो यहां पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा हम लोग ये दो अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीन अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो इनका बैलेंस लिखेंगे। मशीन एक एसेट्स होती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस 25 लाख रुपीस का, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट। ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 25 लाख रुपीस का। और क्लोजिंग बैलेंस इसका है 33 लाख रुपीस का। तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 33 लाख रुपीस, 33। इसी प्रकार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी होती है जिसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट 5 लाख रुपीस
क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट साइड में लिखिए, टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितने का बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख रुपीस। कितना का बैलेंस है? 6। ठीक। अब इनसे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीस 8 लाख ऑन व्हिच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 320 सोल्ड फॉर रुपीस 6,40,000। भाई ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास 8 लाख रुपीस की कोई मशीन है जिसका आज तक का डेप्रिसिएशन 3,20,000 रुपीस है, जिसको हमने 640 में सेल आउट किया। तो ध्यान करो प्लस में इस प्रकार के पॉइंट आते थे, उसमें हम सबसे पहले तो क्या करते थे कि एसेट से रिलेटेड आज तक का जो भी डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहां पे तो लिख दो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। भाई आज तक का डेप्रिसिएशन 320 है। इसी प्रकार यहां पे लिख दो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज तक का डेप्रिसिएशन 320। अब देखो 3,20,000 का जो आज तक का डेप्रिसिएशन है उसकी डबल पोस्टिंग होनी थी, डबल पोस्टिंग हमने कर दी। इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक। उसके बाद ये कहता है कि दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीस 6,40,000। हमने इस मशीन को 640 में बेचा। 640 में मशीन को बेचोगे क्या एंट्री होगी? पैसा आ रहा है, मशीन जा रही है बैंक टू मशीन। तो यहां पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। इस मशीन को कितने में सेल आउट किया गया है? 6,40,000। कितने में सेल किया गया? 640 में। अब आप देखो कि इस मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? भाई बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चेक करो कि देखो सीधी सी बात है 1 लाख की मशीन थी, 320 डेप्रिसिएशन के कम कर दो 480, बिका कितने में? 640। तो 1,60,000 रुपीस का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो यहां पे लिखोगे मशीन के डेबिट साइड में टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में बैलेंस आएगा? 160। अच्छा ये जो प्रॉफिट है भाई देखो जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डबल पोस्टिंग होगी और कहीं दिखाने की जरूरत नहीं। 640 में बेचा था, एक बार यहाँ, एक बार जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे उसमें दिखाएंगे। प्रॉफिट हुआ था एक बार यहाँ पे, एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हाथों हाथ लेस कर दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। भाई मशीनरी को सेल करने से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1,60,000। कितने का प्रॉफिट है? 160। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है। अब टोटल करके डिफरेंस लीजिए। बेटा इस साइड का टोटल 42,60,000, इधर का टोटल 26,60,000। 42,60,000 में से 26,60,000 को लेस करोगे 16 लाख रुपीस बचेंगे। कितने बचेंगे? 16 लाख। वो जो 16 लाख रुपीस बच रहे हैं दैट विल बी कंसीडर, क्या माने उसको? परचेज ऑफ मशीन। एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 16 लाख रुपीस। ठीक है, और टोटल कर दो 42,60,000, इधर भी 42,60,000। ये जो बैंक लिखा है इसके ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज। भाई बैलेंसिंग फिगर को हमने क्या मान लिया? परचेज मान लिया। ठीक। इसी प्रकार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इस साइड का टोटल आ रहा है 920, उधर का टोटल आ रहा है 5 लाख। उस साइड में 4,20,000 रुपीस कम आ रहा है, तो 4,20,000 रुपीस का क्या माना जाएगा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,20,000। टोटल कर दो 920, इधर भी टोटल 920। ये जो 4,20,000 का डेप्रिसिएशन आया इसको एक बार यहाँ पे एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करोगे डेप्रिसिएशन। भाई करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है दैट इज 4,20,000।
160 का लॉस तो लेस हो, प्रॉफिट तो लेस होगा, 420 का डेप्रिसिएशन ऐड। यहां से जो इंफॉर्मेशन निकली थी 160 दिखा दिया, 420 दिखा दिया। उसके बाद 640 में सेल किया था, 16 लाख की परचेज की गई थी, वो दोनों एक्टिविटी कौन से में जाएगी, वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसके बाद भाई ये तो आपने इनका अकाउंट बना लिया। अब एक एक अकाउंट, एक एक चीजों को देखते जाओ, और कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट दिखाई दिया, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर है। अब डिबेंचर 5 लाख से इंक्रीज होके 8 लाख हो गए, यानी कि आपने डिबेंचर इशू किए, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हो गया, फाइनेंसिंग, वो तो जाएगा फाइनेंसिंग। लेकिन डिबेंचर के साथ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई, जिसका मतलब होता है कि कंपनी ने इस सर डिबेंचर पे 8% इंटरेस्ट दिया। अब बात आती है कि वो 8% इंटरेस्ट 5 लाख पे दिया गया या 1 लाख पे दिया गया। तो ये जो डिबेंचर है, देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि डिबेंचर हैज बीन इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। भाई हमने जो डिबेंचर इशू किए वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर इशू किए, तो इसका मतलब ये हुआ 1 लाख रुपीस के डिबेंचर पे पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा। 1 लाख का 8% 64,000 इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना हुआ, 64। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 64,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना हुआ, 64। उसके बाद करंट लायबिलिटी को फिलहाल छोड़ दो भाई, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल से बाद में देखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में प्रोविजन फॉर टैक्स है। फिलहाल करंट ईयर का प्रोविजन एडजस्ट हो गया, टैक्स पेड को बाद में लास्ट में लेस करेंगे। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट में, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट थी, अकाउंट बना के जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे एडजस्ट कर दी। इंटेंजिबल एसेट्स, अब देखो इंटेंजिबल एसेट्स का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। उस केस में रूल ये है कि अगर इंटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको मानते हैं इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऐड करो, और अगर इंक्रीज होती है तो उसे माना जाएगा परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टिंग में ले जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट्स 7 लाख से 8 लाख हो गई, इसका मतलब वो परचेज कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। इन्वेंटरी अभी देखेंगे वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में, कैश एंड बैंक बैलेंस का कुछ करना है। बैलेंस शीट के सारे आइटम देख लिए, नोट्स टू अकाउंट के सारे आइटम हो गए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हो गए। तो इन सबको एडजस्ट करो, कितना आएगा 96 4,24,000, 424 में से 24 चला गया, 4 लाख रुपीस, कितना बच रहा है, 4 लाख। तो देखो बेटा हमारे पास ये कितना बच रहा है, सॉरी 3 लाख, कितना बच रहा है, 3 लाख। चेक कर ले रहे हैं, नहीं है बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पे फिलहाल अमाउंट आपके पास आ गया 3 लाख। ये 3 लाख रुपीस आपके पास कौन सा प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है बेटा। अब उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट करो। देखो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आपके पास ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। लास्ट ईयर ट्रेड पेबल्स का बैलेंस था 1 लाख, करंट ईयर में ट्रेड पेबल्स हो गए 150 के, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड पेबल्स 50,000 रुपीस इंक्रीज हो गए। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करोगे, ऐड और लेस करेंगे। यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। बेटा ट्रेड पेबल्स कितना इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेबल्स आपके पास इंक्रीज हो रहा था 50,000 रुपीस, कितना इंक्रीज हो रहा है, 50। ट्रेड पेबल्स के बाद अगला आइटम आपके पास है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में, तो प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट करना नहीं है। फिर आ जाओ करंट एसेट्स पे, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट थे, कैश इक्विवेलेंट माने जाते, छोड़ दो। इन्वेंटरी 4 लाख से 1 लाख,
इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, क्या करोगे? लेस। तो लेस में लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री फॉर मंथ्स। ठीक है बेटा, और कोई कैश एंड बैंक बैलेंस को लेना नहीं, और कोई करंट एसेट्स नहीं, इसको ऐड किया 350 में से 4 लाख रुपीस माइनस करोगे, कितना बचेगा? 50,000 रुपीस का नेगेटिव बैलेंस बचेगा। क्या बचेगा? 50,000 का नेगेटिव बैलेंस। तो इसको कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नहीं कहोगे, अब क्या कहलाएगा? ये लॉस। ऑपरेटिंग लॉस आफ्टर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, इसको लिखेंगे ऑपरेटिंग लॉस आफ्टर चेंज in working capital। ऑपरेटिंग लॉस आफ्टर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल 50,000 रुपीस का लॉस है, और उसमें से लास्ट में लेस किया जाएगा टैक्स पेड। तो टैक्स पेड कितना है बेटा? प्रीवियस ईयर जो टैक्स का बैलेंस है 56,000, उसे क्या माना जाएगा? टैक्स पेड। तो लास्ट में लेस और कर दो टैक्स पेड, टैक्स पेड 56,000, ये भी लेस हो, 50,000 भी लेस, 56 भी लेस, कितना बैलेंस बच गया? 1,06,000 का नेगेटिव बैलेंस। 1,06,000 का जो नेगेटिव बैलेंस है उसे क्या कहेंगे? क्या कहलाएगा? ये नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का आउटफ्लो। ठीक है बेटा, एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। तो बी पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने बताया था कि फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग जो एक्टिविटी होती है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाता है। अब देखो बेटा, इसमें हमने फिक्स एसेट्स, सीधा एसेट फिक्स एसेट्स वाले पोर्शंस के ऊपर आओ। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट थी जिसमें प्लांट एंड मशीन थी, हमने मशीन का अकाउंट बनाया और उसमें हमने निकाला था कि ड्यूरिंग द 6,40,000 रुपीस की मशीन को तो क्या किया गया है? सेल। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन। मशीनरी कितने की सेल की गई है? 6,40,000 पैसे का इनफ्लो का। इसी प्रकार 16 लाख रुपीस की मशीन परचेज की गई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन। कितने की मशीनरी परचेज की गई थी? 16 लाख। उसमें कैश आउटफ्लो है, पैसा चला। और कोई फिक्स एसेट्स? दूसरे फिक्स एसेट्स दे रखे इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखो इस केस में इंटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो हमें पता है, मैंने क्या बताया था, अगर इंटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे क्या माना जाएगा? परचेज। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कितने की परचेज की जा रही है? 1 लाख, इसमें भी पैसा जाए। ठीक है, ये तो गई फिक्स एसेट्स। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, डिविडेंड रिसीव नहीं है, रेंट रिसीव भी नहीं। तो इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है? 10,60,000 आउटफ्लो। यहाँ पे लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो हो रहा है 10,60,000, हमारे पास से 1060 जा रहा है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद तीसरी एक्टिविटी पे आइए, कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितने का है? तो फाइनेंसिंग आएंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर शेयर कैपिटल थी 21 लाख, करंट ईयर में शेयर कैपिटल हो गई 30 लाख, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर शेयर कैपिटल 9 लाख रुपीस इंक्रीज हो गई। तो उसको क्या बनेंगे? इशू। प्रीमियम डिस्काउंट कुछ है नहीं, तो यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने की शेयर कैपिटल इशू की गई है? 9 लाख। इसके बाद शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर 5 लाख से बढ़कर कितने हो गए? 8 लाख इशू किए गए। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितने के इशू किए गए? 3 लाख, उसमें भी कैश इनफ्लो होगा। ठीक है। करंट लायबिलिटी में कोई बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट नहीं है। ठीक है, ये दो ही आइटम। इसके अलावा इंटरेस्ट पे, क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई इंटरेस्ट पे किया है? बिल्कुल, हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था कितने का? 64 का। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे कितने का इंटरेस्ट पे किया गया था? 64,000। ठीक है। कोई डिविडेंड पेड नहीं है। ठीक है, कोई डिविडेंड पेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इस एक्टिविटी में और कुछ नहीं है, तो यहां से 11,36,000, 11,36,000 का क्या हो रहा है? नेट कैश इनफ्लो। तो यहां लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो कितने का हो रहा है? 1136। ठीक है बेटा, अब आप तीनों एक्टिविटी का टोटल करो। यहां से 1,06,000 का आउटफ्लो था, यहां पे 1060 का आउटफ्लो, टोटल हो गया 1166, यहां पे 1136 का इनफ्लो। तो इसका मतलब तीनों एक्टिविटी का नेट रिजल्ट क्या है? 30,000 रुपीस का आउटफ्लो। तो यहां पे लिखेंगे टोटल कैश आउटफ्लो, टोटल कैश आउटफ्लो A प्लस B प्लस C। ठीक है, तीनों एक्टिविटी का टोटल कैश आउटफ्लो कितने का हो गया? 30,000। फिर लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। भाई स्टार्टिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था चेक करना। भाई शुरू में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट थे 78 के, कैश एंड बैंक बैलेंस भी कितने का था? 78, यानी कि स्टार्टिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का था? 156 का। कितने का था? 156, जिसमें से 30,000 का कैश हमारे पास से चला गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड कितना बचना चाहिए? 126। यहां पे लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है? 126 के। और अगर आप चेक करें तो बेटा आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट है 89, 37 का कैश बैलेंस, 89 और 37 कितना होता है? 126। यहां भी कितना आ रहा है? 126। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे बाय शोइंग फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम डिफरेंट एक्ट। ठीक है बेटा, आज यहां तक कर लो, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।